नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सोशल साइंस का ना बोर्ड एग्जाम में 100% टकराने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है ना कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का ना सोशल साइंस का एग्ज़ाम जो होगा वो 19 फरवरी के दिन होगा और 19 फरवरी में ये दोस्तों 100% टकराने वाला क्वेश्चन है। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जो लोग दोस्तों सोचेंगे कि क्वेश्चन नहीं आएगा, ये होगा वो होगा, तो दोस्तों आप ही लोगों को घाटा होगा। मैं आपको ये बात ज़रूर बताऊँगा कि मैं जो भी रिकॉर्डेड वीडियो देता हूँ वहाँ से 80-90% क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है हर साल। तो अच्छे से आप लोग याद कर लेना। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो दोस्तों हिंद चीन में ना हमारा चीन देश शामिल नहीं है, बल्कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया ये तीनों शामिल है, लेकिन चीन देश शामिल नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था। दोस्तों वियना कांग्रेस या फिर वियना सम्मेलन, दोनों का मतलब आपका सेम समझना है, यानी कि 1815 ईस्वी में हुआ था। आपका दूसरा का आंसर मिल जाएगा ए नंबर। और हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम में अगर आप लोग हेल्प लेना चाहते हो एग्ज़ाम में, तो आप लोग हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, तभी आप लोगों को हेल्प मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर, भारत में गद्दर पद की स्थापना किसने की। दोस्तों भारत में गद्दर पद की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था 1913 ईस्वी में। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था, इसे आप लोग को याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए दोस्तों हुआ। तो दोस्तों है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम सिन्हानु किस देश के शासक थे। तो दोस्तों नरोत्तम सिन्हानु कंबोडिया देश के शासक थे। आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों डी नंबर, इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प चलित रेल के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में मेरे दोस्तों की गई है। आंसर होगा आपका बी नंबर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, कि गोलघर कहाँ स्थित है। दोस्तों गोलघर पटना में स्थित है और गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था। दोस्तों नई डील लागू करने वाले व्यक्ति का नाम था एफ.डी. रूजवेल्ट। आप डायरेक्ट नाम याद रखना, रूजवेल्ट का नाम याद रखना। उल्टा भी पूछ सकता है कि रूजवेल्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने किसकी मतलब नाम स्थापना किया था। तो न्यू डील आप लोग बता देना। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। दोस्तों नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। 10 का आंसर दोस्तों मिल जाएगा आपका डी नंबर, इसे आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। मेरे दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, मेरे दोस्तों याद रखना है। अब मेरे दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था, तो आप लोग बता देना 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1991 में निम्न में कौन अस्तित्व में आया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नई आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित आपका बी नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं और मत्स्य पालन मतलब कि मछली पालन कृषि क्षेत्र में आ जाता है, खनन भी आ जाता है, वन भी आ जाता है, लेकिन बैंकिंग हमारा नहीं आता है दोस्तों। तो बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, द्वितीय फिर तृतीय, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला मेरे दोस्तों क्वेश्चन है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है। तो आयरन एंड स्टील, आयरन और स्टील, आप ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय का आशय। दोस्तों प्रति व्यक्ति आय अगर निकालना होगा तो राष्ट्रीय आय बट्टे देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो आपका प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। मतलब कि प्रति व्यक्ति आय डिपेंड है तो राष्ट्रीय आय पर डिपेंड है, तो हम लोग राष्ट्रीय आय पर टिक लगाएंगे, ठीक है ना। जिसको डाउट होगा पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था, यानी का हमारा आंसर मिल जाएगा सी नंबर, सन 1952 ईस्वी में हुआ था, आप लोग को याद रखना है।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की मुद्रा। दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा होता है टक्का। ध्यान में रखना दोस्तों, ये जो मुद्रा है ना, मुद्रा हर देश में अलग अलग होता है। जैसे अमेरिका में डॉलर होता है, भारत में मुद्रा को रुपया कहा जाता है, पाकिस्तान में भी रुपया, नेपाल में भी रुपया, बांग्लादेश में टक्का कहा जाता है, और यहाँ पर रूस में रूबल कहा जाता है। अलग अलग देशों में मुद्रा को अलग अलग रूप में देखा जाता है, बट यहाँ पर बांग्लादेश से पूछा है तो बांग्लादेश से इनकी टक्का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का अर्थ। दोस्तों वहाँ पर हमने प्रति व्यक्ति आय का से बताए थे, तो राष्ट्रीय आय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय आय का अर्थ पता है क्या होता है? यहाँ पर आपको डी नंबर में देखना है, वही होता है डी नंबर में है उत्पादनों के साधनों की आय। उत्पादनों के साधनों की यानी कि राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन के साधन क्या है, जितना उत्पादन के साधनों का आय होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है। और अभी तक हमारा ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, जल्दी से ज्वाइन करिए। अगर ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेगा तो ये मेरा मोबाइल नंबर यूज करिए 924459। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा मोबाइल में। दोस्तों सेव करने के बाद हमारे व्हाट्सएप पर हाई लिख कर SMS करिएगा, मैं तुरंत आपको इधर से लिंक भेज दूंगा। तो आप लोग ये मोबाइल नंबर आप लोग यूज़ ज़रूर करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन उल्टा पूछा गया तो इसका आंसर होगा दीर्घकालीन। दोस्तों मैं आपको कई सारे क्वेश्चन में बताया था दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली कौन सी संस्था है, तो भूमि विकास बैंक। लेकिन दोस्तों ये उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? दीर्घकालीन। सब नहीं होगा, सब पर टिक मत लगाना मेरे मित्रों, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना मेरे दोस्तों, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा सी नंबर, इसे याद रखना। अगला मेरे मित्रों क्वेश्चन है नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर हमारा मेरे मित्रों हो जाएगा डी नंबर मेरे मित्रों, इसे याद रखना। अब देखिए मेरे मित्रों अगला क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो बंगाल की खाड़ी। 26 दिसंबर 2004 को ना विश्व में सबसे भयानक सुनामी आया था, तो बंगाल की खाड़ी में ही आया था। और जबकि दोस्तों सुनामी का पूरा लहर तो हमको जापान देश में मिलता है, लेकिन सबसे खतरनाक आया था हमारे भारत देश में ही, वो भी बंगाल की खाड़ी में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि संचार व्यवस्था सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण दोस्तों बताना है। तो केबल का टूट जाना, और भी होता है दोस्तों, लेकिन अभी ऑप्शन में यही दिया, तो केबल का टूट जाना आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बाढ़ क्षति पहुंचाती है? तो दोस्तों जब भी बाढ़ आती है तो फसलों को भी नुकसान पहुंचाती है, भवनों भी नुकसान हो जाता है, ढह जाता है, पशु भी मतलब कि बहुत सारे पशुओं को भी नुकसान हो जाता है। बहुत सारे पशु होते हैं ना जिसको तैरने नहीं आता, डूब जाते हैं। ऑलरेडी तैरने तो आता है बट कितना देर तैरेंगे? आंसर इसलिए इसका मिल जाएगा डी नंबर, इसे याद रखना। अगला मेरे मित्रों क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है? ये दोस्तों चतुर्भुज संबंधित होता है सड़क मार्ग से मेरे मित्रों, आंसर हो जाएगा बी नंबर सड़क मार्ग से। अगला क्वेश्चन बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए? दोस्तों अगर आपके यहाँ बाढ़ आया है ना, तो बाढ़ के समय में सबसे पहले आप अपने आप को बचाव करेंगे, यानी कि आप ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि अगर आप ऊंची भूमि पर जाएंगे तभी आप बाढ़ से बच पाएंगे। क्योंकि ऊंची भूमि वाले स्थान पर पानी को जाने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आप थोड़ा सा बचने का आपका चांसेस ज़्यादा रहेगा। अगला मेरे मित्रों क्वेश्चन है 29 नंबर निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो जनता दल यानी कि यूनाइटेड पार्टी आपका हो जाएगा आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये सी नंबर मिल जाएगा, इसे याद रखना। अगला मेरे मित्रों क्वेश्चन है पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? राज्य आयोग कराता है, राज्य चुनाव आयोग, यानी कि मेरे मित्रों आंसर मिल जाएगा आपका सी नंबर मिल जाएगा। मेरे मित्रों अगला क्वेश्चन देखिए भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई है? भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई है दोस्तों? तो राजस्थान से। सबसे पहले राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, आंसर मिल जाएगा डी नंबर। अगला मेरे मित्रों क्वेश्चन है वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? दोस्तों वर्ष 1975 ईस्वी में ना भारतीय राजनीति में इसलिए जाना जाता है क्योंकि उस समय हमारे देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, यानी कि देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों सी नंबर मिल जाएगा। अगला मेरे मित्रों क्वेश्चन देखिए ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया था? मेरे मित्रों ताड़ी विरोधी आंदोलन ना सबसे पहले आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। आंसर आपको मिल जाएगा दोस्तों सी नंबर आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा मेरे मित्रों, याद रखना। अब देखिए मेरे मित्रों अगला क्वेश्चन है धर्म को समुदाय का आधार कौन मानता है?
तो सांप्रदायिक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे याद रखना मेरे मित्रों। मेरे मित्रों अगला क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, क्योंकि दोस्तों ये विभिन्न समुदाय के बीच न टकराव को कम कर देती है, इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर मेरे मित्रों सही हो जाएगा। अब मेरे मित्रों अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल में सप्तदलीय का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों नेपाल में सप्तदलीय का मुख्य उद्देश्य होता है ना लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑलरेडी दोस्तों लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है, कहने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हो चुकी है लोकतंत्र की स्थापना नेपाल में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के इन राज्यों में से कौन सा राज्य कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक आपका झारखंड है। लेकिन दोस्तों जहाँ तक मैं बताऊँ, अब झारखंड पीछे जा चुका है 1-2 सालों से। अगर बुक अपडेट होगा उसके अनुसार आपका छत्तीसगढ़ होगा। क्यों दोस्तों छत्तीसगढ़ आगे निकल चुका है, क्योंकि आपको पता है ना झारखंड में दोस्तों बहुत ऐसे गाँव हैं, बहुत ऐसे एरिया हैं जहाँ के ज़मीन के अंदर ना पूरी खोखले हो चुके हैं, और जब भी बारिश वारिश होती है ना फटाक से ज़मीन धंस जाती है, वहाँ के ऊपर के जितने भी घर होते हैं ना उसके लपेट में आ जाते हैं, तो काफ़ी जाने चली जाती है। यानी कि दोस्तों अब धीरे धीरे ना झारखंड से कोयला ख़त्म होते जा रहा है। अगला मेरे मित्रों अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। तो आपका राजस्थान हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान हो जाएगा। अब मेरे मित्रों अगला क्वेश्चन है आपका कि बिहार को पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। बिहार की जो पहली नदी घाटी परियोजना वो कौन सा है। तो कोसी नदी घाटी परियोजना मेरे मित्रों, कोसी नदी घाटी परियोजना हो जाएगा। नहीं, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना आपका सोन नदी घाटी होगा ना मेरे मित्रों। ये देखिए तो आंसर क्या मिल जाएगा मेरे मित्रों, आंसर तो आपका वही होगा ना, कोसी नदी घाटी परियोजना। हाँ यही हो जाएगा, सोन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोसी ही होगा, ठीक है ना, कोसी नदी घाटी परियोजना हो जाएगा। ओके। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों। एक बार देख लेना इस क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन में एक बार आप लोग देख लेना, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों। पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही मिल जाएगा। इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है दोस्तों। इसका PDF जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए, इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ओके।